आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधि पर। साथियों, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ड्रग मेडिसिन रेमेडी। साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप सभी यह चैप्टर ज़रूर देखें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लास आप सभी तक पहुंचती रहें। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप अवधि 45 से भी जुड़ जाएं और वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, क्लास को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। ड्रग मेडिसिन रेमेडी में पहली हेडिंग है ड्रग। साथियों, ड्रग इसे औषधि भी कहते हैं। यह फ्रेंच शब्द ड्रग से बना है, जिसका अर्थ है ड्राई हर्ब अर्थात सूखी जड़ी बूटी। साथियों, आगे हम सभी ड्रग के बारे में जानेंगे। जैसे औषधि एक चिकित्सीय एजेंट है जो फार्माकोपिया के नियमों और विनियमों के अनुसार मानकीकृत औषधि पदार्थों से औषधीय रूप से तैयार किया जाता है, जो संवेदनाओं और कार्यों यहाँ तक कि संरचनात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है यदि पर्याप्त समय और खुराक तक जारी रहा तो। साथियों, इसमें पहला पॉइंट है, WHO के वैज्ञानिक समूह ने दवा को किसी भी पदार्थ या उत्पाद के रूप में परिभाषित किया है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ताओं के लाभ के लिए शारीरिक प्रणाली या रोग संबंधी स्थितियों को संशोधित करने या पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, रिचर्ड ह्यूगेज का कहना है कि औषधि ऐसे पदार्थ हैं जो जानवरों के शरीर पर स्वास्थ्य और बीमारी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आगे ड्रग के प्रकार हैं। इसमें पहला है मदर टिंचर। यह औषधीय रूप से वनस्पति और पशु जगत के औषधि पदार्थ से तैयार की गई दवा है जिसमें विसर्जन या इमर्जन, मैसीरेशन और अंतःस्राव या परकोलेशन की प्रक्रिया द्वारा वाहन या विलायक के रूप में मजबूत एल्कोहल या स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा है मदर सोल्यूशन। यह औषधीय रूप से खनिज और रासायनिक स्रोत के औषधि पदार्थ से सबसे मजबूत एल्कोहल या जलीय विलायक के रूप में एल्कोहल या शुद्ध पानी में घुलने की प्रक्रिया से तैयार की जाने वाली दवा है। साथियों, इसमें तीसरा है मदर सब्सटेंस। यह औषधीय रूप से किसी भी स्रोत के औषधि पदार्थ से तैयार किया जाता है जो तरल वाहन में अघुलनशील होता है और इसे दूध की चीनी के साथ ट्राइचुरेशन की प्रक्रिया द्वारा सबसे मजबूत ठोस विलायक के रूप में तैयार किया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है औषधियों की विशेषताएं, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए अपरिष्कृत दवाओं क्रूड ड्रग्स की पहचान करने का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए दवाओं के मुख्य भौतिक और रासायनिक गुणों से परिचित होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दवा के भौतिक गुणों का ज्ञान उस विशेष दवा के वितरण की सबसे वास्तविक नमूने से तुलना करके प्राप्त किया जाता है। जब दवा के चरित्र, स्वाद, गंध, आकार, रंग, वजन आदि के बारे में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें अगली हेडिंग है औषधियों की अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज ऑफ ड्रग्स। इसमें पहला पॉइंट है औषधीय पदार्थों का गलत या अपूर्ण चयन। दूसरा है अपूर्ण संरक्षण। तीसरा है औषधियों की अपूर्ण तैयारी। चौथा है औषधियों में मिलावट। ये सभी औषधियों की अशुद्धियाँ हैं जिसे दूर करना बहुत ही जरूरी होता है।
साथियों, अगली हेडिंग है कच्ची औषधियाँ, क्रूड ड्रग्स। कच्ची दवाओं से तात्पर्य वनस्पति, पशु और खनिज साम्राज्य से ली गई दवाओं के व्यावसायिक रूपों से है, जिन्हें बाजार में लाया जाता है और दवाएं तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है कच्ची औषधि और कम क्षमता वाली दवाओं के बीच अंतर। कच्चे रूप में दवा के अणुओं को कसकर पैक किया जाता है। अक्सर उनके बंधन विभिन्न अन्य अणुओं के साथ बातचीत के कारण अर्थात कांटेक्ट के कारण संतृप्त होते हैं, इसलिए वे अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, जबकि विचूर्णन और कम क्षमता में दवा के अणु मुक्त या आयनित होते हैं और वे अपनी सभी गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए विचूर्णन और कम क्षमता की पैथोलॉजिकल और चिकित्सीय क्षमता कच्चे रूपों की तुलना में बहुत अधिक है। विभिन्न औषधियाँ जो कच्चे रूप में निष्क्रिय प्रतीत होती हैं, विचूर्ण रूप में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। साथियों, अगली हेडिंग है कच्ची वनस्पति औषधियाँ। जड़ी बूटी शब्द का अर्थ पादप साम्राज्य के उन सभी भागों से लिया जाना चाहिए जिनका उपयोग हम औषधि प्रयोजनों के लिए करते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जब प्राकृतिक या सूखे अवस्था में होते हैं, उन्हें कच्ची औषधियाँ कहा जाता है। यानी ऐसी औषधियाँ जिन्हें ऐसे रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है जो अधिकतम अवशोषण और प्रभाव सुनिश्चित करती हैं। छाल, कवक, पपड़ी, समुद्री शैवाल, फूल, पत्तियों, जड़ों, कंद, फल, काई, बीज, लकड़ी आदि पौधों के हिस्से को संगठित दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपरिष्कृत दवाओं का एक अन्य वर्ग एक्सुडेशन या स्राव है। साथियों, अगली हेडिंग है प्राकृतिक स्राव, नेचुरल एक्सुडेशन। इसमें बाल्सम्स, फिक्स्ड ऑयल, ओलियो रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, फैट्स, ओलियो गम रेजिन्स और वैक्सेस आती हैं। इन पदार्थों को असंगठित कहा जाता है क्योंकि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। साथियों, अगली हेडिंग है औषधियों का वर्गीकरण एवं नामकरण, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। इसमें पहली हेडिंग है गैर मालिकाना नाम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। होम्योपैथिक दवाएं जो एक पंजीकृत होम्योपैथिक दवा निर्माता द्वारा तैयार की जाती है, जो बाजार व्यापार में उपलब्ध नहीं है। दवाओं का आधिकारिक नाम आधिकारिक होम्योपैथिक फार्माकोपिया से लिया गया है। दूसरी हेडिंग है एक मालिकाना नाम, ए प्रोप्रिएटरी नेम। होम्योपैथिक दवाएं जो खुले बाजार या व्यापार में उपलब्ध हैं या जो निर्माताओं या थोक विक्रेताओं से थोक में खरीदी जाती है और बिना किसी समझौते के छोटी मात्रा में रोगियों को वितरित की जाती है। इसमें तीसरी हेडिंग है फार्माकोपियल नाम, फार्माकोपियल नेम। दवाएं जो विभिन्न होम्योपैथिक फार्माकोपिया एचपीआई, एचपीयूएस, जीएचपी के द्वारा निर्दिष्ट नाम दिया गया है। अगली हेडिंग है वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम। यह उन औषधियों के लिए लागू होता है जो वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती हैं। विभिन्न नामों को इंगित करने के लिए दुनिया भर में वानस्पतिक नाम का उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है प्राणी शास्त्रीय नाम, जूलॉजिकल नेम। यह उन औषधियों के लिए लागू होता है जो पशु स्रोत से प्राप्त होती हैं। प्राणी शास्त्रीय नाम का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में विशेष जानवरों से तैयार दवाओं के नामों को इंगित करने के लिए किया जाता है।
साथियों, अगली हेडिंग है औषधियों के संक्षिप्त रूप, एब्रीवेशन ऑफ ड्रग्स। होम्योपैथिक पद्धति में किसी औषधि का वैज्ञानिक नाम लैटिन रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधि नाम का प्रयोग केवल वहीं किया जाता है जहां कोई स्वीकृत लैटिन नाम नहीं है। विनिर्माण, विपणन और नैदानिक अनुप्रयोग के लिए किसी दवा का संक्षिप्तीकरण आवश्यक है। किसी दवा के संक्षिप्त रूप के दो भाग होते हैं, पहला जड़ और दूसरा विस्तार। इसमें पहला है जड़, रूट। इसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि दवा में केवल एक ही भाग होता है, जैसे बोरैक्स के लिए BOR। दूसरा है विस्तार, एक्सटेंशन। इसका उपयोग दवा के दूसरे भाग को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसे कार्बोनिका के लिए कार्ब एवं अल्बा के लिए ALB तथा इंडिका के लिए IND। साथियों, ड्रग मेडिसिन रेमेडी में अगली हेडिंग है दवा, मेडिसिन। जब किसी औषधि को होम्योपैथिक रूप से गुणकारी बनाया गया हो और पुरुष एवं महिला दोनों पर सभी उम्र और अलग अलग शारीरिक गठन वाले स्वस्थ मनुष्यों पर असामान्य लक्षण पैदा करने वाली औषधि का परीक्षण किया गया है, तो इसे दवा कहा जाता है, जैसे NV30, नक्सबोमिका 30। साथियों, अगली हेडिंग है असली दवा, जेन्युइन मेडिसिन। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के नियमों और विनियमों का पालन करते हुए योग्य और ईमानदार फार्मासिस्ट के मार्गदर्शन में फार्माक्यूटिकल रूप से तैयार की गई दवा में सभी सक्रिय गुण मौजूद होते हैं। जिस औषधि पदार्थ से इसे बनाया जाता है और जब इसे शक्तिशाली बनाया जाता है तो यह गतिशील रोग को ठीक करने में काफ़ी सक्षम होता है। दवा की इस वास्तविकता का परीक्षण कुछ स्वस्थ मनुष्यों को इसे देकर किया जा सकता है, जैसा कि दवा द्वारा किया जाता है, यह जानने के लिए कि क्या यह उन संकेतों और लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है जो पिछले अवसरों पर चिकित्सकों द्वारा दर्ज किए गए हैं। यदि संकेत और लक्षण पूरी तरह से पिछले रिकॉर्ड से मेल खाते हैं तो इसे असली दवा कहा जाएगा। एक जैसे लक्षणों वाले रोग में लक्षण समानता के आधार पर इस औषधि का सेवन करने से रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। इसलिए यह उचित ही कहा गया है, असली दवा केवल चिकित्सकों के हाथ में हथियार है। साथियों, अगली हेडिंग है उपचार, रेमेडी। जब लक्षण समानता के अनुसार किसी विशेष रोग की स्थिति के लिए कोई विशेष दवा निर्धारित की जाती है और जब रोग की स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उस दवा को उस विशेष मामले की उपचार कहा जाता है। एक औषधि एक उपचार बन जाती है जब वह समानता के नियम को पूरा करती है। हालांकि आमतौर पर उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, एक उपचार एक संकेतित दवा है। अगली हेडिंग है उपचार या रेमेडी के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, ऐसा उपचार जिसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम समय तक रहता है, जैसे एकोनाइट, एथूजा, एलियम सीपा, एवेना सटाइवा, बेलाडोना, कैमोमिला, कोलोसिंथ और इपिकाक। दूसरा प्रकार है लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी या डीप एक्टिंग रेमेडी, ऐसा उपचार जिसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक रहता है, जैसे एंथ्रासाइनम, बैसिलिनम, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, कार्सिनोसिन, कालीकार्ब, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, मेलेंड्रिनम, नाइट्रम्योर और पर्ट्यूसिन।
साथियों, रेमेडी का तीसरा प्रकार है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। ऐसा उपचार जो सिद्ध होने पर लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है और जो समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला का इलाज कर सकता है, जैसे आर्सेनिक एल्बम, एसिड म्यूर, एसिड नाइट्रिक, एसिड फास, एडिस सल्फ, एस्कुलस हिप, एथुजा साइनेपियम, अगेरिकस, एग्नस कैस्टस, एलो, एनाकार्डियम, एंटिमटार्ट, एपिसमेल, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्निका मोंटाना, बैप्टिशिया, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, सिम्सिफ्यूगा, चाइना, कॉस्टिकम, कैमोमिला, कालोफाइलम, कोनियम मैक, कॉल्चिकम, डिजिटैलिस, ड्रोसेरेरा, डल्कामारा, ओपेटोरियम पर, जेलसेमियम, हेमामिलिस, हायोसाइमस, इग्नेशिया, आयोडीन, इफिकाक, काली बाइक्रोम, काली कार्ब, क्रियोसोटम, लाइकसिस, लीडमपाल, लाइकोपोडियम, मिडोराइनम, मिजेरियम, मर्कसॉल, नाइट्रम सल्फ, नक्स मॉस्काटा, नक्स मोमिका, ओपियम, पेट्रोलियम, फाइटोलक्का, प्लेंटेगो, पोडोफाइलम, सोराइनम, पल्साटिला, पायरोजेन, रियूम, रोडोडेंड्रॉन, रस्टॉक्स, सबाडिला, सेबाइना, सैम्बकस निग्रिकैंस, सिकेल कार्नूटम, सीपिया, स्पॉन्जिया, स्टेफसाइक्रिया, स्ट्रामोनियम और सल्फर। साथियों, कभी कभी एग्जाम में टाइप्स ऑफ रेमेडी से दवाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप सभी टाइप्स ऑफ रेमेडी को अच्छे से देख लें। इसमें अगली हेडिंग है सिमिलिमम। सिमिलिमम शब्द लैटिन शब्द के सिमिलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लाइक, अर्थात जैसा या समान। सिमिल का अर्थ है एक चीज की दूसरे से स्पष्ट तुलना करना। हैनीमैन ने इस शब्द का प्रयोग ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 56 में किया है। सिमिलिमम शब्द सबसे समान उपचार, सिमिलर रेमेडी को दर्शाता है। सिमिलिमम या सबसे समान दवा वह होगी जो उस बीमारी की स्थिति के सभी मामलों में समान है जिसके लिए यह दी गई है। इस कारण औषधि का रोग के समान 6 प्रकार का होना आवश्यक है। जैसे पहला है सीट ऑफ एक्शन, सेलेक्टिव एफिनिटी। दूसरा है काइंड ऑफ एक्शन, डिजीज प्रोसेस। तीसरा है कॉजिटिव मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइंग कंडीशन। चौथा है कैरेक्टर ऑफ सेंसेशन, नेचर ऑफ सेंसेशन एराउज्ड। पांचवा है कॉन्कोमिटेंट और छठवां है सीक्वेंस ऑफ सिम्पटम्स, क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है उपचार संबंध, रेमेडी रिलेशनशिप या फार्माकोकिनशिप। उपचारों के संबंध शब्द से इसका संबंध प्रत्येक उपचार के मुख्य सहयोगियों से है। डेवी ने अनेक प्रकार के संबंधों का सुझाव दिया है जो दवा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें पहला है पूरक संबंध, दूसरा है मारक संबंध, तीसरा है शत्रुतापूर्ण संबंध, चौथा है समवर्ती संबंध जिसे सुसंगत संबंध भी कहते हैं, और पांचवा है परिवार संबंध। साथियों, अब बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। इसमें पहली हेडिंग है पूरक संबंध, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री शब्द कॉम्प्लीमेंटेशन से आया है। पूरक का अर्थ है कि एक दवा जो इलाज को पूरा करती है, जिसे पहले ने शुरू किया था लेकिन
पहली दवा इलाज करने में असमर्थ थी, जो कि बाद वाली दवा पूरी करती है। इस प्रकार इन दो दवाओं को पूरक कहा जाता है। इसके अंतर्गत हेडिंग है श्रृंखला में उपचार, रेमेडी इन सीरीज। साथियों, इसमें केंट के द्वारा बताया गया है, जैसे केंट द्वारा वर्णित एक अन्य प्रकार का पूरक उपचार वह है जिस पर सबसे कम काम किया गया है। ये क्रॉनिक उपचार हैं। इसका उपयोग इसी क्रम में किया जाना चाहिए, ना कि विपरीत क्रम में, जैसे सल्फर के बाद आर्सेनिक और आर्सेनिक के बाद सल्फर का। अगला है एकोनाइट के बाद स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिया के बाद हिपरसल्फ का। अगला है सल्फर के बाद कैलकेरिया और कैलकेरिया के बाद लाइकोपोडियम का। अगला है सल्फर के बाद सरसापैरिला और सरसापैरिला के बाद सीपिया का। अगला है इग्नेशिया के बाद नाइट्रम म्यूर और नाइट्रम म्यूर के बाद सीपिया का। अगला है पल्साटिला के बाद साइलिसिया का और साइलिसिया के बाद एसिड फ्लोर का। अगला है आर्सेनिक के बाद थूजा का और थूजा के बाद टेरेंटुला का। अगला है एलियम सीपा के बाद फास्फोरस का और फास्फोरस के बाद सल्फर का। अगला है आर्निका के बाद रस्टॉक्स का और रस्टॉक्स के बाद कैलकेरिया का। अगला है पल्सटिला के बाद साइलिसिया का और साइलिसिया के बाद काली सल्फ का। साथियों, केंट के अनुसार इन दवाओं को इसी क्रम में दिया जाना चाहिए। इसमें दूसरी हेडिंग है मारक संबंध, एंटीडोटल रिलेशनशिप। स्टेट्समैन मेडिकल डिक्शनरी का सुझाव है कि एंटी का अर्थ है विरुद्ध, अगेंस्ट, और डॉट्स का अर्थ है जो दिया गया है, यानी एक एजेंट जो जहर को बेअसर करता है या उसके प्रभावों का प्रतिकार करता है। जो पदार्थ या वस्तु किसी अप्रिय वस्तु पर प्रतिकार करती है या जो पदार्थ किसी उपचार के प्रभाव का विरोध करती है, उसे मारक औषधि, एंटीडोटल रिलेशनशिप कहते हैं। डेवी के अनुसार मारक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी उपचार के प्रभाव को संशोधित या विरोध करता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है शत्रुतापूर्ण संबंध, इनेमिकल रिलेशनशिप। ऐसी औषधियाँ भी हैं जिनका आपस में शत्रुता का संबंध है। वे जाहिर तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन किसी भी संतुष्टि के साथ एक दूसरे का अनुसरण नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने मामलों को उलझा दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि वे पूर्व की क्रिया का अनुसरण करते हैं या उसे बिगाड़ते हैं तो वे हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसी दवाओं को उनके बीच शत्रुतापूर्ण कहा जाता है, जैसे एकोनाइट और एसिटिक एसिड, अमोनियम कार्ब और लैक्सिस, एपिसमेल और रस्टॉक्स, बेलाडोना और डल्कामारा, कैमोमिला और नक्सबोमिका या जिंक, चाइना और सोराइनम, कोकिनेल और कॉफिया क्रूडा, इग्नेशिया और नक्सबोमिका, इग्नेशिया और टबैकम, लैक्सिस और डल्कामारा, लीडमपाल और चाइना, मर्कसॉल और साइलिसिया, फास्फोरस और कॉस्टिकम, सोराइनम और सीपिया, सीपिया और लैक्सिस। साथियों, अगली हेडिंग है सुसंगत या समवर्ती संबंध, कॉन्कॉर्डेंट रिलेशनशिप। वे औषधियाँ जिनकी क्रियाएं समान होती हैं लेकिन दूसरे से भिन्न उत्पत्ति की होती हैं, समवर्ती कहलाती हैं और वे एक दूसरे का अच्छी तरह से पालन करती हैं, जैसे चाइना और कैलकेरिया, पल्साटिला और सीपिया, नाइट्रिकम एसिड और थुजा, बेलाडोना और मर्क्यूरियस, इग्नेशिया और जिंक। अगली हेडिंग है पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप। उन दवाओं के बीच विद्यमान संबंध
जिनकी उत्पत्ति समान है। पारिवारिक संबंध मूल रूप में उनकी समानता से उत्पन्न होते हैं। जब औषधियाँ एक ही परिवार की होती हैं तो उनका कार्य समान होना आवश्यक है। जैसे हैलोजन रेमेडी, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। सर्प रेमेडी जैसे लैकेसिस क्रोटैलस। अखरोट रेमेडी जैसे इग्नेशिया नक्स भूमिका। ये दोनों रेननकुलेसी फैमिली से हैं। ये सभी दवाएं अपने अपने परिवार से हैं, लेकिन ये एक दूसरे का अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द कॉस्मेटिके से हुई है, जिसका अर्थ है पोशाक और आभूषण की कला। कॉस्मेटिकॉस का अर्थ है आदेश देने या व्यवस्थित करने में कुशल, और कॉस्मॉस का अर्थ है आदेश और आभूषण। अतः कॉस्मेटिक का अर्थ है मानव शरीर या उसके किसी भी हिस्से को साफ करने, सुंदर बनाने, आकर्षण को बढ़ावा देने या रूप रंग में बदलाव करने के लिए रगड़ने, संचालित करने, छिड़कने या स्प्रे करने या पेश करने, अन्यथा लागू करने का इरादा रखने वाली कोई भी वस्तु, और इसमें कॉस्मेटिक के एक घटक के रूप में उपयोग के लिए इच्छित कोई भी लेख शामिल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 होम्योपैथिक सौंदर्य प्रसाधन, होम्योपैथिक साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, त्वचा उपचार क्रीम और पेस्ट के रूप में उपलब्ध है। होम्योपैथिक सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिकोलॉजिकल विकारों में सुधार की गति को उत्प्रेरित करते हैं। होम्योपैथिक सौंदर्य प्रसाधन बालों के झड़ने, एलोपेशिया, रूसी, सफ़ेद बाल, मुहासे, फुंसी, ब्लैकहेड्स, दाग धब्बे, रंजकता, एक्जिमा, सोराइसिस, दाग के निशान, मस्से, तिल, किलॉइड्स, त्वचा रोग, बालों को सुंदर बनाने, त्वचा और नाखून के लिए उपयोगी होते हैं। कॉस्मेटिक समस्याओं के उपचार के लिए बाहरी अनुप्रयोग, एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आंतरिक चिकित्सा, संवैधानिक चिकित्सा का भी प्रबंध करना होगा, जो अर्थव्यवस्था को भीतर से ठीक करेगी और प्रणाली को संतुलित करेगी। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है जहर, पॉइजन्स। जहर एक ऐसा पदार्थ है जो आमतौर पर आणविक पैमाने पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जब किसी जीव द्वारा इसकी पर्याप्त मात्रा अवशोषित कर ली जाती है। जहर उन पदार्थों के लिए एक सामान्य शब्द है जो हानिकारक है या कम मात्रा में घातक हो सकते हैं, जो रासायनिक या जैविक स्रोतों से किसी भी प्रकार के जीवित जीवों के लिए हो सकते हैं। चिकित्सा में जहर को अक्सर विष, टॉक्सिन और जहर, वेनम से अलग किया जाता है। इसमें अगली हेडिंग है टॉक्सिन। विष वह जहर है जो स्वाभाविक रूप से जीवित कोशिकाओं या जीवों द्वारा निर्मित होता है, जो बहुत कम सांद्रता में सक्रिय होता है। विषाक्त पदार्थ छोटे अणु, पेप्टाइड या प्रोटीन हो सकते हैं, और एंजाइम या सेलुलर रिसेप्टर्स जैसे जैविक माइक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ संपर्क करके शरीर के ऊतकों के संपर्क या अवशोषण पर रोक पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें दूसरी हेडिंग है वेनम्स। जहर को आमतौर पर जैविक विषाक्त पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपना प्रभाव पैदा करने के लिए काटने या डंक द्वारा इंजेक्ट किए जाते हैं। विष विज्ञान के जनक पैरासेल्सस के अनुसार सभी चीज़ें जहर हैं और कुछ भी जहर के बिना नहीं है। केवल खुराक ही किसी चीज़ को
जहरीला नहीं होने देती है या अधिक सामान्यतः खुराक जहर बनाती है। साथियों, अगली हेडिंग है वेनम्स वीएस पॉइजन्स। विष और जहर शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालांकि वेनमस और पॉइजनस दोनों जानवरों के शरीर में खतरनाक विषाक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन विष पहुंचाने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें वेनम है, वेनम को इंजेक्ट किया जाता है। विषैले जानवरों के पास एक सक्रिय वितरण प्रणाली होती है और वे सुरक्षा के लिए या भोजन पकड़ने में मदद के लिए अपने विष को नुकीले दांत, पिंजर या शरीर के नुकीले हिस्से से शिकारी या शिकार में इंजेक्ट करते हैं, जैसे विषैली छिपकली, सांप, कीड़े, जेलीफिश। अगला है पॉइजन। पॉइजन खाया या पी लिया जाता है। जहरीले जानवरों के पास एक निष्क्रिय वितरण प्रणाली होती है। वे अपने विष को अपने मांस या त्वचा में संग्रहित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस जानवर को खाता है तो वह बीमार हो सकता है या मर भी सकता है, जैसे डार्ट मेढक। साथियों, इसमें लास्ट हेडिंग है जहर और होम्योपैथी, पॉइजन एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी की यह अनूठी विशेषता है कि उसने मानव और पशु स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उपचारात्मक प्रभाव के लिए जहर का उपयोग किया है, जिनमें कार्बनिक, अकार्बनिक, सिंथेटिक, हर्बल और सांप के जहर से तैयार दवाएं शामिल हैं। जहर से बनी कोई भी होम्योपैथिक दवा जब उच्च शक्ति में ली जाती है तो गैर विषैली और सुरक्षित होती है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। साथियों, आपका यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम सभी एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। आप सभी को यह क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।